हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की मैं बात करूं तो बेटा पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ फार्मूला डिराइव किए थे। जैसे मैं बात करूं पाथ ऑफ कांटेक्ट की, आर्क ऑफ कांटेक्ट की, कांटेक्ट रेशियो की। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं एक समरी के रूप में। हम लोगों ने बातें किया था सबसे पहले पाथ ऑफ कांटेक्ट की, पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो बेटा पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? आपके पास कुछ नहीं, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस होता है। यदि मैं उस डायग्राम को याद रखूं तो उस डायग्राम पे आपके पास जो सीडी था वही आपके पास पाथ ऑफ अप्रोच है, प्लस और डीपी था वो आपका क्या है? पाथ ऑफ रिसेस है। सेकंड, पाथ ऑफ अप्रोच की बात करूं तो इसका कुछ मुझे फॉर्मूला मिला था, जो कि क्या था? अंडर रूट कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। ठीक है बेटा, यही मिला था। पाथ ऑफ रिसेस की मैं बात करता हूं, पाथ ऑफ रिसेस तो मुझे कुछ इस टाइप का मिला था, स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। अच्छी बात यह क्या है ना, देखिएगा, अच्छी बात यह है कि मैं पाथ ऑफ अप्रोच की बात करूं तो इसमें कैपिटल आर ए कैपिटल आर है, सही बात है। पाथ ऑफ रिसेस की मैं बात करता हूं तो ये कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो गया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया पाथ ऑफ रिसेस। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था आर्क ऑफ कांटेक्ट की, आर्क ऑफ कांटेक्ट। आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या था? कुछ नहीं, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाई, यही फॉर्मूला मुझे मिला था, सही बात है। साथ ही साथ मैं बात करता हूं लास्ट कांटेक्ट रेशियो की, कांटेक्ट रेशियो की। तो कांटेक्ट रेशियो का आपका फॉर्मूला मिला था आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन पाई एम, सही बात है बेटा। ये आपको कुछ कुछ फार्मूला मिला था जिसको मैंने एक साथ लिख दिया है। लिखने के पीछे रीजन ये है कि आपका ना जब न्यूमेरिकल आएगा ना, आपके पास जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में ये फार्मूला रहना चाहिए, फिर तुरंत बनेगा। वो जुगाड़ करना पड़ेगा आर ए निकालने के लिए, आर निकालने के लिए, स्मॉल आर ए निकालने के लिए, ये सब आपको जुगाड़ करना पड़ेगा जो कि आपको गिवन डाटा में दिया रहेगा। क्लियर है बेटा? तो ये अपन पढ़े थे जिसको मैंने एक साथ लिख दिया है। अब आगे बात करते हैं। आज की जो क्लास है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, क्लियरली देखते हैं। चलो भाई समझते हैं इस बात को। इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं एक गियर और एक पिनियन लेता हूं ना। मान लो की बात, ये पिनियन का पिच सर्कल है। ठीक है, पिनियन का पिच सर्कल है। मैंने माना कि ये गियर का पिच सर्कल है, ये गियर का पिच सर्कल है, ये पॉइंट P है जिसको मैं पिच पॉइंट बोलता हूं। यहां तक तो ठीक है। बात करते हैं, ये मान लो कि बात पिनियन का बेस सर्कल है और ये गियर का बेस सर्कल है। ठीक है बेटा, ये गियर का बेस सर्कल है। एक ऐसा लाइन बनाया जो कि ये दोनों बेस सर्कल पर टेंजेंट हो, साथ ही साथ ये P पॉइंट से पास हो। मैंने एक ऐसा लाइन बना लिया। ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? F पॉइंट बोलता हूं भाई, और इस वाले पॉइंट को मैं E पॉइंट बोलता हूं। यही बात है, लिख भी देता हूं। ये बेस सर्कल है किसका? पिनियन का। ये बेस सर्कल है किसका? पिनियन का। ये पिच सर्कल है किसका? गियर का। और ये बेस सर्कल है किसका? गियर का। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एडेंडम सर्कल है किसका? पिनियन का। ये एडेंडम सर्कल है किसका? पिनियन का। बिल्कुल भाई, ये एडेंडम सर्कल है। ठीक है, समझना एक चीज तो अपन जानते हैं, अभी याद रखना, एक चीज तो अपन जानते हैं कि बेस सर्कल के ऊपर ही जो आपके पास टिथ का जो प्रोफाइल होता है वो इन्वॉल्यूट होता है।
पढ़े हम लोगों ने, बेस सर्कल के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने पढ़े, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट से हमने पढ़ा है कि बेस सर्कल के ऊपर जो टिथ का प्रोफाइल होता है वही क्या होता है आपके पास, इन्वॉल्यूट होता है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। उसके नीचे की बात करूं तो वो इन्वॉल्यूट नहीं होगा, नॉन इन्वॉल्यूट होगा। पढ़े थे ना, क्लियरली पढ़े थे। अब थोड़ा समझिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा अभी ना। अब एक काम करता हूं, देखना, ये इसका सेंटर मान लो कि बात ए है, मैंने ये माना है, तो जाहिर से बात है ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना बेटा, ये असल में एडेंडम सर्कल का रेडियस होगा, आर ए। क्लियरली, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है, ये आर ए होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, समझिएगा इस बात को कि भाई मैं ना एक काम कर रहा हूं, आर ए को बढ़ाते जा रहा हूं, मतलब एडेंडम सर्कल का जो रेडियस है मैं उसको बढ़ाते जा रहा हूं। तो भाई आपके पास पहले जो कांटेक्ट पॉइंट ये था जिसको मैंने डी बोला था, डी बोला था, वो कांटेक्ट पॉइंट यहां पर चले गया, ये डी डेस हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैंने और आर ए को बढ़ाया, स्मॉल आर ए को बढ़ाया, आर ए को बढ़ाया, और ये डी डबल डेस मुझे मिल गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब आर ए आपका ना ये एफ पॉइंट को टच कर देगा, जाहिर से बात है ये एफ पॉइंट को टच कर देगा। ये वाला एडेंडम सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर एडेंडम सर्कल बनेगा। जब एफ पॉइंट को टच करेगा उससे ज्यादा मैं आर ए को बढ़ा दूंगा, तो समझना, जब ना समझना, इस बात को पहले समझ लीजिएगा कि जब आपके पास एडेंडम सर्कल, इसका जो एडेंडम सर्कल है, मतलब ये डी पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये कांटेक्ट पॉइंट जब एफ पॉइंट को टच कर देगा, तो मैं यहां पर बात करूं तो इसका टूथ इस टाइप का रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं तो यहां तक ये वाला प्रोफाइल की मैं बात करता हूं, तो ये वाला प्रोफाइल कैसा है मेरा, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। और इसके अंदर की बात करूं तो ये कैसा प्रोफाइल है आपके पास, सॉरी, ये वाला प्रोफाइल कैसा है, नॉन इन्वॉल्यूट है, नॉन इन्वॉल्यूट है। अब समझना, पिनियन का जो टिथ है, टिथ है उसका टिप यहां तक टच कर दिया, यहां तक टच कर दिया, और जैसे ही मैं अब ना इसके एडेंडम सर्कल का रेडियस इससे भी आगे बढ़ाता हूं, तो आपको नहीं लगता क्या इसका जो पिनियन का जो टिथ का टिप है वो यहां कहीं आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा। अब समझिएगा बात ना, अब यहां कहीं आ गया तो समझिएगा आपके पास ये जो इसका जो टिप है, टिप है, ये नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल से टच होना स्टार्ट कर देगा। अब नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल से टच करना स्टार्ट कर देगा, मतलब समझ रहे हो कैसा कनेक्शन मिल रहा है। एक तो भाई मैं इसकी बात करूं, इसके टिप की बात करूं तो ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, लेकिन मैं ये वाले पोर्शन की बात करूं तो नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, मतलब इन्वॉल्यूट नॉन इन्वॉल्यूट कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और मजे की बात क्या है पता है, ये जो टिप है ना, ये वाले पोर्शन को नोचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इसके मटेरियल को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके मटेरियल को रिमूव करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मटेरियल के रिमूव करने के कारण इसमें भी वियर एंड टियर होगा, और वियर एंड टियर होगा। उसका जो प्रोफाइल की मैं बात करूं, इसकी मैं प्रोफाइल की बात करूं जो कि इन्वॉल्यूट है, इसका प्रोफाइल खराब होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। और यदि प्रोफाइल खराब हो गया, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत भी बड़ा दिक्कत है। क्योंकि समझिएगा, ये जो प्रोफाइल के कारण ही आपका जो गियर है वो गियर है, प्रोफाइल के कारण, इस इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के कारण ही जो आपका गियर है उसको मैं गियर बोलता हूं, क्योंकि इसी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के कारण लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होता है। अब ये जो प्रोफाइल है यही खराब हो जा रहा है, मतलब आपके पास इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो खराब हो जा रहा है, तो बेटा वो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई कैसे करेगा? सही बात है, दिक्कत हो जाएगा ना। समझिएगा, लॉ ऑफ गियरिंग का मतलब भाई आपके पास ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा टी इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ये तो प्रोफाइल खराब हो गया ना, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल था वो खराब हो गया। समझ आ रहा है बात ही? तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं अपन, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं आपके पास, इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, इसी फिनोमिना को मैं क्या बोलता हूं, इंटरफेरेंस। एक बार और समझिएगा, मैंने क्या किया है कि सबसे पहले ये जो आर ए है ना, एडेंडम सर्कल रेडियस किसका, पिनियन का, इसको मैंने बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, और एक टाइम आया जब मैं एफ पॉइंट पर टच कर दिया। ठीक है, मैंने टच कर दिया। अब जैसे ही मैंने, समझिएगा, आर ए ग्रेटर देन ए एफ किया, आर ए ये वाला जो इसका रेडियस है, किसका, एडेंडम सर्कल का रेडियस,
उसको मैंने ग्रेटर देन ये वाला डिस्टेंस, ये AF से भी आगे बढ़ा दिया, तो जो पिनियन का जो टिथ है ना बेटा, इसके ऊपर चले गया, मतलब नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल से ये टच करना स्टार्ट कर दिया, और टच करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ उसको नोचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नोचना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपके पास ये जो टिथ है ना, इसका प्रोफाइल खराब होना स्टार्ट हो गया, और प्रोफाइल खराब हुआ तो भाई जाहिर से बात है लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं होगा, और ये जो मेरा गियर है ना, ये गियर नहीं रह जाएगा, ये जो गियर है ना मेरा, ये गियर नहीं रह जाएगा। और इसी फिनोमिना को मैं क्या बोलता हूं? इंटरफेरेंस। क्लियर है बेटा? मैंने लिखा भी है, ध्यान दीजिएगा। द टिप ऑफ द पिनियन और गियर वुड बी ट्राई टू डिग आउट द फ्लैंक पोर्शन ऑफ टूथ ऑफ गियर और पिनियन. In this case, the tip of the tooth of the pinion or gear will undercut the flank portion of the tooth of the gear and gradually remove the part of the tooth of gear. This phenomena is known as interference. ठीक है, मतलब वही है। ये मैंने पहला केस लिया, जब मैंने क्या काम किया कि भाई आपके पास जो पिनियन है ना, उसके एडेंडम सर्कल रेडियस को मैंने बढ़ाते गया। सेम चीज ऐसा भी हो सकता है जब आपके पास RA ग्रेटर देन BE हो, समझिएगा बात, RA ग्रेटर देन BE हो। फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या किया था? RA ग्रेटर देन AF किया था, समझिएगा इस बात को। सिमिलरली समझिएगा, गियर का भी एडेंडम सर्कल होगा। ये मान लो गियर का एडेंडम सर्कल है, यहां पर टच करेगा ये पॉइंट कौन सा होता है? C। अब गियर का एडेंडम सर्कल का रेडियस होता है आपके पास कैपिटल RA, यही होता है। अब कैपिटल RA को मैं बढ़ाते गया, समझिएगा, ये बढ़ते जाएगा और एक टाइम आएगा कि E पॉइंट को टच कर देगा, E पॉइंट पर टच करेगा। उस कंडीशन पर क्या होगा समझना। मान लो कि बात ये पिनियन का टीथ है, ये पिनियन का टीथ है। जब E पॉइंट को टच करेगा तो जो गियर का टिथ का जो टिप होगा ना, इस पॉइंट को टच करेगा। अब जैसे ही मैं RA को ग्रेटर देन ये वाला डिस्टेंस EB डिस्टेंस से मैं जैसे ही ज्यादा करता हूं, तो जाहिर से बात है आपके पास जो गियर का जो टिथ का टिप होगा ना बेटा, यहां कहीं आ जाएगा, समझिएगा, यहां कहीं आ जाएगा। मतलब कैसा कनेक्शन? आपके पास ये जिसका टिप तो कैसा है? इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में है, ठीक है, लेकिन ये बेस सर्कल के नीचे जो पिनियन का जो टिथ है ना बेटा, वो तो नॉन इन्वॉल्यूट है। फिर भी इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट आपके पास कनेक्शन आ गया। फिर वही बात, इसको नोचना स्टार्ट कर देगा क्या? ये वाला जो टीथ है, गियर का जो टीथ है, और गियर का टीथ यदि नोचना स्टार्ट कर देगा तो इस टीथ में भी तो वियर एंड टियर होगा ना। प्रोफाइल फिर खराब, मतलब आपके पास लॉ ऑफ गियरिंग फिर सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर ये गियर नहीं रह जाएगा, दिक्कत है। और इसी फिनोमेना को मैं क्या बोलता हूं? इंटरफेरेंस बोलता हूं। तो जाहिर से बात है बेटा, ये इंटरफेरेंस ना खतरनाक चीज है, और इसको ना आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हटाना ही पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां से मुझे एक चीज तो पता चला कि भाई आपके पास जो एडेंडम सर्कल का जो रेडियस है ना, उसको मैक्सिमम कहां तक बढ़ा सकते हैं? F पॉइंट तक। पिनियन की बात करूं तो F पॉइंट तक, गियर की बात करूं तो E पॉइंट तक, यही बात है, ठीक है, यही बात है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, समझिएगा, लिस्ट सेफ्टी पॉइंट कौन कौन सा है भाई आपके पास? एक तो था आपके पास E F, क्या है? ENF है। और बेटा इसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं समझिएगा, इसी पॉइंट्स को मैं बोलता हूं क्रिटिकल पॉइंट, या फिर क्या पॉइंट? इंटरफेरेंस पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट या फिर
इंटरफेरेंस पॉइंट। क्यों ऐसा बोलता हूं क्रिटिकल पॉइंट, समझिएगा इस बात को, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मैं यदि एडेंडम सर्कल का जो रेडियस है उसको मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा आ जाएगा क्या, इंटरफेरेंस। मेरा आ जाएगा क्या, इंटरफेरेंस। फिर गियर आपके पास गियर नहीं रह जाएगा। क्लियर है बेटा, इंटरफेरेंस आ जाएगा। इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, क्रिटिकल पॉइंट या फिर इंटरफेरेंस पॉइंट। तो ये रहा मेरा इंटरफेरेंस। ये इस टाइप का होता है इंटरफेरेंस, हम लोग को समझ आ गया, जो कि बहुत गंदा चीज है, खतरनाक चीज है, घातक है बेटा। इसको आपको रखना ही नहीं है, अपने को चाहिए ही नहीं इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, तो भाई इसको ना प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड है जो अपन जुगाड़ करके बनाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा मेथड है, वो अपन देखते हैं। मेथड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, मेथड्स टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। सबसे पहला जो मेथड होता है बेटा, अंडर कटिंग बाय अंडर कटिंग। ठीक है, समझिएगा इस बात को। मान लो आपके पास एक टिथ है जिसका प्रोफाइल इस टाइप का है। ये रहा आपका इसका एडेंडम सर्कल। क्या है ये, एडेंडम सर्कल है। ये रहा आपका इसका पिच सर्कल। ये इसका क्या है, बेस सर्कल है। बेस सर्कल है, मैं इसको इधर लिख लेता हूं। ये पिच सर्कल है, ये बेस सर्कल है। ये आपको पता है। इस टिथ की मैं बात करूं तो इसका ये एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल। ठीक है बेटा, अब मैंने कहा इंटरफेरेंस कब होगा, जब आपके पास जो गियर का जो टिथ है ना वो कहीं यहां आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोचेगा। नोचेगा तो एक काम करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसको नोचना स्टार्ट कर देगा। अब ये नोचना स्टार्ट कर देगा तो ये वाला मटेरियल रिमूव हो जाएगा, जाहिर से बात है, और इसमें साथ में वियर ए टीयर आएगा, प्रोफाइल चेंज, खत्म। एक काम करते हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक काम करते हैं, ये वाले मटेरियल को ही हटा देते हैं। ये वाला जो मटेरियल है ना इसी को हटा देते हैं और कुछ इस टाइप का मटेरियल बना देंगे, समझना, इस टाइप का टीथ बना देंगे। अब इससे क्या होगा, आपके पास जो गियर का जो टीथ है ना बेटा, जब यहां नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल वाले जगह पे आएगा तो भाई देखना, ये तो क्योंकि ना यहां पर मैं अंडर कटिंग कर दिया हूं, अंडर कटिंग कर दिया हूं तो जाहिर से बात है इसका टिप है ना वो इसको नोचेगा नहीं, क्योंकि वहां मटेरियल है ही नहीं पहले से। अंडर कटिंग कर दिया मैंने, वहां मटेरियल पहले से है ही नहीं, तो भाई कहां से वहां कनेक्शन आएगा। अब कनेक्शन नहीं आएगा तो इंटरफेरेंस नहीं, समझिएगा। यहां पास आएगा नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल वाले चीज पे, तो भाई ये तो पहले से ही नहीं है मटेरियल, तो कहां से नोच पाएगा। और इसी को मैं क्या बोलूंगा, अंडर कटिंग। अंडर कटिंग भाई, तो भाई यहां से मुझे एक चीज तो पता चल गया कि भाई अंडर कटिंग करने से इंटरफेरेंस गायब हो गया। ठीक है, इंटरफेरेंस गायब होगा। लेकिन लेकिन समझिएगा इस बात को, इसके ना डिसएडवांटेज भी है, समझिएगा, डिसएडवांटेज है। अब बेटा मैंने इसको अंडर कटिंग कर दिया है, अंडर कटिंग कर दिया है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। सही बात है ना, ये वीकर टीथ बन गया बेटा, याद रखना, ये वीकर टीथ बन गया है। और वीकर टीथ बन गया है तो भाई मैं यदि हायर पावर ट्रांसमिशन की बात करूं, हायर पावर ट्रांसफर की मैं बात करूं, हायर मोशन ट्रांसफर की बात करूं, मैं यूज नहीं कर सकता इसको। समझ रहे हो बात, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। मैं इसको यूज कहां करूंगा, लोअर पावर ट्रांसमिशन के लिए, या फिर लोअर पावर ट्रांसफर के लिए, या फिर लोअर मोशन ट्रांसफर के लिए ही यूज करूंगा। ठीक है बेटा, तो इसके डिसएडवांटेज क्या हो गया, लिख लेते हैं यहीं पर। वीकर टूथ बन जाता है भाई इसमें, साथ ही साथ
कांट यूज इन हायर पावर ट्रांसफर। क्लियर है बेटा? बाय अंडर कटिंग आपको समझ आया कैसे इंटरफेरेंस को हम लोग गायब कर रहे हैं। सेकंड मेथड देख रहे हैं। सेकंड मेथड की मैं बात करता हूं बेटा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल को मैं किससे शो करता हूं? फाई। एंगल तो लिख लूं, एंगल फाई। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास जो प्रेशर एंगल होता है वो बढ़ता कैसे या फिर घटता कैसे, उसको पहले जान लेते हैं। मैं यहीं पर बनाता हूं, समझिएगा बात को। मान लो कि बात ये गियर का बेस सर्कल है और ये पिनियन का बेस सर्कल है। दोनों बेस सर्कल पर ये टेंजेंट है। मैं बात करता हूं ये कॉमन टेंजेंट है। ये वाला एंगल मेरा क्या कहलाता है? फाई कहलाता है, प्रेशर एंगल। लिख लेता हूं, यही मेरा क्या है? प्रेशर एंगल है। ये पढ़ चुके हैं बेटा, समझिएगा बात को। अब एक काम करता हूं ना, मान लो कि बात इसका रेडियस आरबी है। समझिएगा इस बात को। आरबी को मैं ना डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूं। आरबी को मैं डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूं। मान लो कि बात आरबी पहले इतना था, अब ये चेंज होकर के इतना हो गया। मतलब बेस सर्कल रेडियस को मैं डिक्रीज कर दिया हूं। अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो इससे कॉमन टेंजेंट बनाता हूं किस पे? दोनों बेस सर्कल पे। तो मुझे कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, जो कि साथ ही साथ किससे होकर जाए? पी पॉइंट से भी पास हो। तो कुछ इस टाइप का मुझे मिलने वाला है। ये अजीब सा बन गया। ये अब छुटकू हो गया ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, छुटकू हो गया ये कॉमन टेंजेंट। अब मैं दोनों से एक कॉमन टेंजेंट बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बनेगा, फाई डेस। सही बात है ना? जब मैंने छुटकू कर दिया तब, तो कितने लोग को लगता है कि भाई जो 5 डेज है वो ग्रेटर देन 5 होगा? जाहिर से बात है ना बेटा, बिल्कुल जाहिर से बात है। 5 डेज ग्रेटर देन 5 होगा, क्योंकि ये जब बड़ा बेस सर्कल रेडियस था तो ये वाला एंगल कम होगा ही। समझिएगा, ये वाला एंगल कम होगा ही कंपेयर टू ये 5 डेज। सही बात है ना? ध्यान दीजिएगा, ठीक से डायग्राम नहीं बनाया, ये पिच पॉइंट से ही पास होगा। तो एक चीज यहां से मुझे कंफर्म मिल गया कि मैं जैसे ही बेस सर्कल रेडियस को डिक्रीज करता हूं तो मेरा जो फाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। सही बात है? ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा इसको। अब थोड़ा समझिएगा। मान लो कि बात मेरे गियर का एक टीथ है, ये गियर का टीथ है, ये इसका एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, ये बेस सर्कल। और मैं बात करता हूं ये वाला जो प्रोफाइल है, ये क्या है आपके पास? इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, समझिएगा। यह है आपका बेस सर्कल, इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। दिक्कत कहां आ रहा था कि भाई आपके पास जो गियर का जो टिथ है ना, वो ये बेस सर्कल से नीचे ये वाले पोर्शन को टच कर दे रहा था, तभी इंटरफेरेंस हो रहा था। सही बात है ना? तभी इंटरफेरेंस हो रहा था। तो मैं एक काम करता हूं ना, ये नॉन इन्वॉल्यूट पोर्शन है ना, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या है? नॉन इन्वॉल्यूट है, नॉन इन्वॉल्यूट है। अब मैं एक काम करता हूं, जो बेस सर्कल रेडियस को ही रिड्यूस कर देता हूं। मतलब मेरा जो नया वाला बेस सर्कल आएगा वो कहीं यहीं पर होगा, यहां पर हो गया, ये बी सी डेस हो गया। इससे क्या हुआ? समझ गया? इससे क्या हुआ? जो आपके पास नॉन इन्वॉल्यूट वाला जो पोर्शन था ना, वो डिक्रीज हो गया। सही बात है?
ये भी क्या हो गया, नॉन इन्वॉल्यूट वाला जो पोर्शन था ना बेटा आपके पास, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सही बात है। अब यहां पर भी टच करेगा तो आराम से लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होगा, आराम से लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब समझे कि बेस सर्कल रेडियस को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, इसका मतलब यह भी होता है कि आप प्रेशर एंगल को इंक्रीज कर रहे हो। सही बात है, प्रेशर एंगल को भी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो फिर इंक्रीज करते ही रहो, इंक्रीज करते रहो। एक और चीज ना ध्यान दीजिएगा, मान लो मैं प्रेशर एंगल को इंक्रीज करता हूं तो आपके पास जो टॉर्क कंपोनेंट आता है वो कौन सा होता है, एफ कॉस फाई, एफ कॉस फाई। और मैं यदि फाई को इंक्रीज कर रहा हूं तो जाहिर से बात है ये जो कॉस फाई वाला जो मेरा वैल्यू है ना, ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा मतलब टॉर्क कंपोनेंट भी कम हो जाएगा, दिक्कत होगा। सही बात है ना। और एक और बात, जो फाई का लिमिटेशन होता है ना बेटा, फाई का लिमिटेशन की मैं बात करूं तो आप ना मैक्सिमम 20 to 25 डिग्री तक ही बढ़ा सकते हो। ठीक है, फाई का मैक्सिमम लिमिटेशन की मैं बात करूं तो 20 से 25 डिग्री तक ही मैं बढ़ा सकता हूं। जाहिर सी बात है, तो यहां एक लिमिटेशन आ गया, यहां तक ही आप इंटरफेरेंस को रोक पाओगे, यहां तक। क्लियर है बेटा। इसके बाद बात करते हैं अगले मेथड की। जो थर्ड आपका जो मेथड होता है ना बेटा, वो होता है बाई स्टबिंग ऑफ टीथ। अब ये स्टबिंग क्या होता है देखते हैं, चलिए बात करते हैं। मान लो कि बस आपके पास एक गियर का टीथ है, ये गियर का टीथ है, ये इसका एडेंडम सर्कल है। ठीक है बेटा, ये इसका पिच सर्कल है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यदि बात करूं गियर का जो टीथ होता है वो ये वाला, इसका टिप ये है, यही तो दिक्कत कर रहा था ना, समझिएगा इस बात को। यही टिप क्या कर रहा था, ध्यान देना, यहां पर जाके ना इसको नोच दे रहा था। जाहिर सी बात है ना, इसको नोच दे रहा था। मैं काम करता हूं बेटा, तो जाहिर सी बात है मैं काम करता हूं, जो इसका जो टिप है ना उसको ही कम कर देता हूं मैं, इसको मैंने कम कर दिया। सही बात है ना, इसको मैंने कम कर दिया, तो इससे क्या हुआ देखना, ये वाले डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, एडेंडम बोलता हूं, एडेंडम बोलता हूं। तो मेरा नया एडेंडम कितना हो गया, ये वाला हो गया, न्यू एडेंडम। बात को समझिएगा, पहले जब एडेंडम सर्कल ये वाला था तो भाई ये इसको नोच दे रहा था ना, ये वाले पोर्शन को नोच दे रहा था। अब ये छुटकू हो गया ना, छुटकू हो गया, तो भाई वो यहां तक जा ही नहीं पाएगा, वहां तक जा ही नहीं पाएगा, नॉन इन्वॉल्व प्रोफाइल वाले पोर्शन तक जा ही नहीं पाएगा, और मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा। सही बात है, इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब इंटरफेरेंस नहीं हुआ तो एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ और देखते हैं, समझिएगा। जब मैंने इसको स्टबिंग किया, और स्टबिंग कैसे करते हैं, बाय फाइलिंग से, ठीक है। जब मैंने इसको स्टबिंग किया तो जाहिर से बात है इसका जो एडेंडम है ना वो रिड्यूस हो गया, एडेंडम की मैं बात करता हूं तो वो डिक्रीज हो गया। सही बात है, एडेंडम मेरा यहां पर डिक्रीज हो गया। अब एडेंडम डिक्रीज हो गया तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इसका जो एडेंडम सर्कल रेडियस है, एडेंडम सर्कल रेडियस की मैं बात करता हूं, और मैं यहां पर बात करूं कैपिटल आर ए की बात करता हूं, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करता हूं क्या इसके बेस सर्कल पे मैंने किसी भी प्रकार का छेड़खानी किया है, नहीं किया है। अब बेस सर्कल पर छेड़खानी नहीं किया मतलब इसका मैं बेस सर्कल रेडियस की बात करूं वो तो भाई वही रहेगा, मैं चाहे नए की बात करूं चाहे पुराने की बात करूं वो वही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें प्रेशर एंगल में किसी भी प्रकार की मैंने छेड़खानी नहीं किया है, मतलब मैं फाई की बात करूं तो फाई इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, फाई कांस्टेंट है, एडेंडम सर्कल रेडियस रिड्यूस हुआ है। अब बात करते हैं आगे ना, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट पे इससे क्या असर पड़ेगा इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं।
पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पाथ ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव प्लस अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव। ध्यान दीजिएगा बेटा ना, मैंने कहा एडेंडम डिक्रीज हो गया, एडेंडम सर्कल रेडियस भी डिक्रीज हो गया, जिसके कारण देखना अब आर ए डिक्रीज हो गया तो क्या लगता है आपको? यहां पर देखिएगा आर ए डिक्रीज हो गया मतलब पाथ ऑफ कांटेक्ट को डिक्रीज होना पड़ेगा। फॉर्मूला से आराम से दिख रहा है, पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? यहां से डिक्रीज हो जाएगा। सही बात है, डिक्रीज हो गया। आर्क ऑफ कांटेक्ट पे क्या असर पड़ता है देखते हैं। आर्क ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू आपके पास क्या होता है? आर्क ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू पाथ ऑफ कांटेक्ट, इसको हटा दो, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाइव। क्या फाइव में किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, फाइव में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है, कॉस फाइव वही रहेगा। मैं नए वाले फाइव की भी बात करूं तो वो भी वही रहेगा, तो ये कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाथ ऑफ कांटेक्ट आपके पास डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आर्क ऑफ कांटेक्ट भी आपके पास डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज होगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज होगा। तो कांटेक्ट रेशियो से क्या दिक्कत है इसे देखते हैं। कांटेक्ट रेशियो क्या होगा? कांटेक्ट रेशियो इक्वल टू होता है आपके पास आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन पाई एम। एम तो कांस्टेंट होता है बेटा, मॉड्यूल कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्क ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो ये तो डिक्रीज कर रहा है, मतलब क्या? कांटेक्ट रेशियो आपके पास है जो है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। और कांटेक्ट रेशियो का एक लिमिटेशन होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि भाई कांटेक्ट रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब पता चल रहा है डिक्रीज होते 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 1 से कम हो गया, दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहां पर एक लिमिटेशन आ गया कि कांटेक्ट रेशियो इसका कम होते जा रहा है, यहां पर एक लिमिटेशन आ गया, कांटेक्ट रेशियो इसका कम होते जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है, लेकिन इंटरफेरेंस को ये थोड़ा बहुत अवॉइड कर रहा है। अब बात करते हैं चौथे मेथड की, बाई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टीथ कैसे, ध्यान देते हैं। मान लो कि बस आपके पास एक गियर है जिसका टीथ थोड़ा बड़ा बड़ा है, पहले चीज तो यही देखो, ये बड़ा बड़ा है। सेम बेस सर्कल की मैं बात करूं, इसमें मैं छुटकू छुटकू टीथ लगा दूं, छुटकू छुटकू मैं टीथ लगा दूं तो समझिएगा इस पे और मैं इस पे कंपेयर करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इसके कंपेयर पे इसमें ज्यादा टीथ है, ये तो आपको पता है, सिंपल सी बात है। छुटकू छुटकू टीथ लगा दिया तो इसके कंपेयर में इस पे ज्यादा टीथ है। अब थोड़ा बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। मान लो की बात, मेरा जो पहले वाला टीथ इतना बड़ा था, जो कि छोटा होकर के इतना बड़ा हो गया, इससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है वो अपन देखने वाले हैं। पहली बात तो ये छुटकू वाला टीथ कैसे बनाएंगे वही देख लेते हैं। मान लो की बात आपके पास ये बेस सर्कल है, तो बेस सर्कल पे मैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल वाला टीथ कैसे बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन है,
इस पॉइंट को मैं फॉलो करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का टीथ मिलेगा, प्रोफाइल मिलेगा, और इसी प्रोफाइल से मेरा टीथ बनता है। लेकिन वही बात हमें ध्यान दीजिएगा, ये वाले की मैं बात करता हूं तो इस वाले पॉइंट से भी मैं यदि इसको फॉलो करूंगा तो फिर भी मुझे एक प्रोफाइल मिलेगा जो कि इन्वॉल्यूट होगा। लेकिन इसके कंपेयर में मैं बात करूं तो ये छुटकू है, छुटकू है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर बेस सर्कल सेम है, बेस सर्कल सेम है। लेकिन अब कंपेयर करता हूं, देखना इसके एडेंडम और इसके एडेंडम की। मैं मान लो कि बात करूं इसके एडेंडम की, तो ये एडेंडम है, इसका एडेंडम सर्कल रेडियस है। इसकी बात करता हूं तो इसका क्या है, ये वाला एडेंडम सर्कल रेडियस है, सॉरी एडेंडम सर्कल है। नया वाला जो आपके पास एडेंडम सर्कल आया है ना, वो ये है, ये एडेंडम सर्कल ये है, पुराना वाला एडेंडम सर्कल ये है। यहां तक तो क्लियर है बेटा, सही बात है। अब मैं ध्यान दीजिएगा यहां पर कंपेयर करता हूं पुराना और नया से। पुराने वाले की मैं बात करता हूं, बड़ा बड़ा मैंने टीथ यूज किया है, और जो नया वाला है वो उसमें मैंने कैसे यूज किया है, छुटकू छुटकू टीथ यूज किया है। जाहिर से बात है छुटकू टीथ यूज करूंगा तो आपके पास स्पेस जो रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा, मतलब नंबर ऑफ टीथ को मैं बढ़ा सकता हूं। मान लो कि बाद नंबर ऑफ टीथ टी है तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। इंक्रीज होगा भी भाई, इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। अब देखता हूं कुछ ऑब्जर्वेशन है, समझते हैं साथ में। मुझे क्या आपको नहीं लगता कि भाई इसका जो एडेंडम सर्कल रेडियस है वो डिक्रीज हो गया है? यहां से मुझे एक चीज तो दिख रहा है कि एडेंडम सर्कल जो रेडियस है ना बेटा, एडेंडम सर्कल रेडियस है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इससे होगा क्या समझिएगा, जो पाथ ऑफ कांटेक्ट है, पाथ ऑफ कांटेक्ट है, इसके फॉर्मूला में एडेंडम सर्कल रेडियस आता है, मैंने यहां पर बताया है आर। जब ये डिक्रीज हो गया तो जाहिर से बात है पाथ ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा। तो कांटेक्ट रेशियो क्या होगा, इसके बात कर लेते हैं। कांटेक्ट रेशियो समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा। कांटेक्ट रेशियो इक्वल टू आपका होता है इक्वल टू आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच। और क्या लिख सकता हूं, आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच को क्या लिख सकता हूं, पाई कैपिटल डी अपॉन टी, ठीक है, कैपिटल डी अपॉन टी। अब ध्यान दीजिएगा दो काम हो रहा है ना इस पे कांटेक्ट रेशियो में। एक तो आर्क ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज कर रहा है, मैंने अभी बताया था यहां पर आर्क ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ देखिएगा नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ ये इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ टीथ ये इंक्रीज हो रहा है। जब ये इंक्रीज हो रहा है जाहिर से बात है ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। और मजे की बात यह है कि जो ये डिक्रीज होने का रेट है ये वाला टर्म, ये ग्रेटर देन है किससे, ये वाले टर्म से। मैं बात करूं पाई डी अपॉन टी के डिक्रीज होने के जो रेट है वो ग्रेटर देन है किससे, जो आपके पास आर्क ऑफ कांटेक्ट है ना उसके डिक्रीज होने के रेट से, ठीक है, उसके डिक्रीज होने के रेट से ज्यादा है कौन सा वाला टर्म के डिक्रीज होने का रेट, ये पाई डी अपॉन टी वाले का। तो जाहिर से बात है बेटा आपके पास जो कांटेक्ट रेशियो है ना, कांटेक्ट रेशियो ये इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है ये, कांटेक्ट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, सही बात है, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं आएगा, और हम तो चाहते भी है ना कांटेक्ट रेशियो ज्यादा रहे। इसके पहले वाले केस में ध्यान दीजिएगा, स्टबिंग जब अपन कर रहे थे तो ये कांटेक्ट रेशियो डिक्रीज हो जा रहा था, और एक लिमिटेशन है मेरा कि कांटेक्ट रेशियो 1 से ज्यादा ही रहना चाहिए। इसके पहले वाले में मैं और बात करूं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंगल, तो इसमें भी लिमिटेशन था कि फाई आपके पास 20 डिग्री या फिर 25 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते,
इसमें भी लिमिटेशन था, इसमें भी लिमिटेशन था, लेकिन इसमें लिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि कॉन्टेक्ट रेशियो बढ़ जा रहा है। अच्छी बात है, कॉन्टेक्ट रेशियो बढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है ना, कॉन्टेक्ट रेशियो बढ़ जा रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार का मुझे लिमिटेशन नहीं मिल रहा है, नो लिमिटेशन। ठीक है बेटा, नो लिमिटेशन। बट बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब बड़ा बड़ा टीथ था, बड़ा बड़ा टीथ था, तो नंबर ऑफ टीथ हमारे पास कम थे, प्रोफाइल बनाने का जो खर्चा था वो कम था। ज्यादा नंबर ऑफ टीथ है, ठीक है, मैंने नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दिया ना, ज्यादा नंबर ऑफ टीथ है तो मुझे ज्यादा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, टीथ पे प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, इन्वॉल्व प्रोफाइल, जो कि ज्यादा महंगा होगा। इसके कंपेयर में बात करूं, जो बड़े वाले टीथ के कंपेयर में जो छुटकू वाला टीथ है, जिसके कारण वो ज्यादा नंबर ऑफ टीथ बन गया है, वो ज्यादा ही कॉस्टली होगा। मतलब मैं बात करूं इसमें कॉस्ट की, तो कॉस्ट इसका बढ़ जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा ही नंबर ऑफ टीथ बढ़ाते जा रहा हूं और कॉस्ट इंक्रीज होगा, और बढ़ाते गया और कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि प्रोफाइल बनाने में आपको खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं ना, एक ऑप्टिमाइजेशन करता हूं, मैं समझिएगा इस बात को, मैं यहां पर लिखता हूं, एक ऑप्टिमाइजेशन करता हूं। टीथ को मैं बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ टीथ को, तो मेरा जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। तो एक लिमिट तक ही मैं काम करता हूं कि टी को बढ़ाता हूं, जिससे मेरा कॉस्ट एक लिमिट तक ही रहे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और यहां से आता है आपके पास मिनिमम टीथ का कॉन्सेप्ट, मिनिमम टीथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, कि कितना मिनिमम टीथ रखूं कि मस्त से इंटरफेरेंस को मैं अवॉइड भी कर लूं और उतना कॉस्ट ना बढ़ जाए, उतना कॉस्ट ना बढ़ जाए। समझ रहे हो चीजों को? तो यहां से आता है मिनिमम टीथ का कॉन्सेप्ट। इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए कितना मिनिमम नंबर ऑफ टीथ चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो आपको बहुत जरूरी है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मान लो की बात, समझिएगा इस बात को, ये गियर का टीथ है, ये इसका एडेंडम सर्कल है, ये इसका पिच सर्कल है। सही बात है। एडेंडम सर्कल की रेडियस की मैं बात करता हूं तो ये मान लो की बात आर ए है, और पिच सर्कल की रेडियस की मैं बात करता हूं तो ये कितना है, आर है। क्लियर है बेटा? तो मैं ये वाले डिस्टेंस को ही तो क्या बोलता हूं, ये वाले डिस्टेंस को ही मैं बोलता हूं एडेंडम। एडेंडम मतलब मैं एडेंडम को क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, एडेंडम इक्वल टू आर ए माइनस आर। सही बात है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। समझिएगा, एडेंडम को इस टाइप का डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपके पास एडेंडम सर्कल रेडियस माइनस पिच सर्कल, ये मैं एडेंडम को डिफाइन कर सकता हूं। या तो ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या समझिएगा, कि भाई ये जो आपके पास पिच सर्कल रेडियस है, पिच सर्कल रेडियस है, जिसपे मैं कुछ पोर्शन ऐड कर रहा हूं, जिसके कारण मुझे एडेंडम सर्कल रेडियस मिल जा रहा है। और ये जो एडिशन वाला जो पार्ट है, जो भी आपके पास लेंथ है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, एडेंडम। समझिएगा, एडेंडम इसी को बोलूंगा। इसको ना देखना, समझना, मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं, मैं लिख लेता हूं पहले, एडेंडम इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ मॉड्यूल added into pitch circle radius to avoid interference। ठीक है, टू अवॉइड इंटरफेरेंस। समझिएगा इस बात को, स्टबिंग कर रहे थे, इसका एडेंडम सर्कल रिड्यूस हो जा रहा था, यहां पर आ गया ये वाला एडेंडम। स्टबिंग क्यों किए, इंटरफेरेंस को हटाने के लिए।
सिमिलरली अपन ने नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज क्यों किया? इंटरफेरेंस को हटाने के लिए, जिसके कारण इसका एडेंडम सर्कल रिड्यूस हो जा रहा था। तो ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि भाई मान लो कि मुझे इंटरफेरेंस हटाना है तो मैं कुछ पोर्शन ऐड करूंगा जहां तक रखने पर मुझे एडेंडम सर्कल मिले और मेरा जिसके कारण इंटरफेरेंस ना हो, ऐसे पोर्शन को मैं ऐड करूंगा। तो इसको ही मैं क्या बोलता हूं? आपके पास एडेंडम बोलूंगा। समझ आ रहा है बातें? और एडेंडम को मैं किसके टर्म पे डिफाइन कर रहा हूं? फ्रैक्शन ऑफ मॉड्यूल। समझिएगा बात को, मैं यहां पे ऐसा तो भी लिख सकता हूं ना, समझिएगा। एडेंडम इक्वल टू कुछ फ्रैक्शन है इनटू मॉड्यूल एम, फ्रैक्शन इनटू मॉड्यूल एम। समझिएगा, जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करता हूं कि आपके पास जो एडेंडम है इक्वल टू है 0.8 m, 0.8 m। और ये जो 0.8 मिला है ना बेटा, ये फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इसी को मैं बोलता हूं फ्रैक्शनल मॉड्यूल, फ्रैक्शनल एडेंडम। क्या बोलता हूं इसी को मैं? फ्रैक्शनल एडेंडम। क्लियर है चीजें? फ्रैक्शनल एडेंडम किसको बोल रहा हूं मैं? जो ये फ्रैक्शन पे जो मिल रहा है ना मुझे, इसी को मैं क्या बोलूंगा? फ्रैक्शनल एडेंडम। समझिएगा, मतलब फ्रैक्शनल एडेंडम इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल टू एडेंडम अपॉन मॉड्यूल। ठीक है, एडेंडम अपॉन मॉड्यूल। यदि मैं मॉड्यूल को 1 रख दूं तो मुझे मिलेगा फ्रैक्शनल एडेंडम इक्वल टू एडेंडम। यहां से मुझे एक डेफिनेशन मिलता है कि समझिएगा कि आपके पास फ्रैक्शनल एडेंडम वो चीज है जो एडेंडम के बराबर है जब आपके पास मॉड्यूल यूनिट हो, 1 हो। ठीक है, आपके पास जो मॉड्यूल है वो 1 हो। इसको मैं डिफाइन कर लेता हूं। फ्रैक्शनल एडेंडम is defined as addendum required to avoid interference for 1 मॉड्यूल। बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना ना इसको। मैंने क्या बोला यहां से देखते हैं अपन कि सिंपल सी बात करूं मैं, यदि एडेंडम सर्कल रेडियस माइनस पी सर्कल रेडियस करूंगा मेरा एडेंडम आएगा। लेकिन एडेंडम को अपन ना दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। समझिएगा इस बात को। अपन जैसे कि बात करते हैं स्टबिंग करते हैं तो करते क्या है? एडेंडम सर्कल को अपन रिड्यूस करते हैं। नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? एडेंडम सर्कल रेडियस को रिड्यूस कर रहे हैं। सही बात है। तो इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना कि भाई मैं इंटरफेरेंस को अवॉइड करना चाहता हूं तो पिच सर्कल पे मैं कुछ डिस्टेंस ऐड करता हूं जिसके कारण मुझे एडेंडम सर्कल मिल जाता है, और इसी डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? आपके पास यही मेरा क्या है? एडेंडम है। ऐसा भी बोल सकता हूं ना दूसरे शब्दों में। अब ये जो एडेंडम है ना, इसको मैंने क्या बोल दिया कि मॉड्यूल के टर्म पे डिफाइन कर दिया। चीजों को समझिएगा। एडेंडम इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ मॉड्यूल, कि भाई ये मॉड्यूल का फ्रैक्शन है जो कि ऐड किया जाता है किस पे? पिच सर्कल पे, पिच सर्कल रेडियस पे ऐड किया जाता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस। बात वही है ना। मैं इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कुल मिला के मैं इसी डिस्टेंस की ही बात कर रहा हूं। तो मैं इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं। तो मैंने बोल दिया कि भाई एडेंडम इक्वल टू क्या हो गया? फ्रैक्शन इनटू मॉड्यूल। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं 0.8 इंटू एम, तो 0.8 जो फ्रैक्शन में है इसी को मैं क्या बोलता हूं? फ्रैक्शनल एडेंडम। ठीक है, फ्रैक्शनल एडेंडम। यहां से मुझे एक चीज मिलता है कि भाई फ्रैक्शनल एडेंडम इक्वल टू क्या हो गया? एडेंडम अपॉन मॉड्यूल। अब मॉड्यूल को मैं 1 कर देता हूं। ठीक है ना, फ्रैक्शनल एडेंडम को मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मॉड्यूल को मैंने 1 कर दिया, तो मेरा फ्रैक्शनल एडेंडम इक्वल टू क्या हो गया? एडेंडम। तो फ्रैक्शनल एडेंडम इस टाइप के डिफाइन हो जाएगा कि फ्रैक्शनल एडेंडम इज डिफाइंड एज एडेंडम रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंटरफेरेंस फॉर 1 मॉड्यूल। वही बात बोले ना, ये जो फॉर्मूला बोल रहे हैं वही बात बोले हैं
कि जितना एडेंडम रिक्वायर्ड होता है जिससे कि मेरा इंटरफेरेंस ना हो एक मॉड्यूल के लिए, यही मेरा क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल एडेंडम कहलाएगा। अब फ्रैक्शनल एडेंडम की बात करते हैं तो इसके नोटेशन की बात करते हैं ना, इसके नोटेशन की बात करते हैं तो आपके पास जब भी गियर रहेगा तो इसके लिए मैं फ्रैक्शनल एडेंडम एजी यूज करूंगा, जी फॉर गियर। ये फ्रैक्शनल एडेंडम है बेटा ना, गियर के लिए मैं बात करता हूं तो फिर ये एजी हो जाएगा, फ्रैक्शनल एडेंडम। सिमिलरली मैं पिनियन के लिए बात करूं, पिनियन के लिए बात करूं तो ये मैं यूज करूंगा एपी, और रैक के लिए बात करूं तो ये रह जाएगा ए आर। ठीक है, ये नोटेशन मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लो आपको दे दिया गया कि AG इक्वल टू आपके पास है 0.9 और मॉड्यूल है आपके पास 4 mm, तो इसका एडेंडम कितना होगा ये पूछ दिया गया, एडेंडम कितना होगा ये पूछ दिया गया। AG तो आपको पता है ये क्या है, फ्रैक्शनल एडेंडम। तो एडेंडम इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एडेंडम इक्वल टू फ्रैक्शनल एडेंडम इनटू मॉड्यूल। रख दो, फ्रैक्शनल एडेंडम कितना है 0.9 इंटू मॉड्यूल कितना है 4 mm, 3.6 mm आपका क्या आ जाएगा, एडेंडम आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर नहीं mm है। समझ आया ये फ्रैक्शनल एडेंडम का कॉन्सेप्ट? बहुत इजी है बेटा ना, मैंने अच्छे से बताया, आप लोग को समझ आना चाहिए।